अस्सलाम वालेकुम विद अ फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। दिस इज़ मरियम कैवान। हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 255 मिलियन, जिसमें से बहुत बड़ा जो आपका स्ट्राटा है वो वर्किंग क्लास है, यानी कि वो काम कर सकता है और ओवरऑल इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। वी ऑलवेज से अराउंड 64% इट्स द यूथ, यानी कि वो जो एज हैं बिटवीन 18 to 30। बहुत बड़ा एसेट कहा जाता है इसको, पाकिस्तान का एसेट है। लेकिन अगर एसेट को सही राह पे गामज़न ना किया जाए, उनसे सही काम ना लिया जाए, तो ये एसेट बहुत जल्दी लाइबिलिटी में भी तब्दील हो सकता है। यूथ के ऊपर बहुत बात हो रही है, और जब यंगस्टर्स पे यूथ की बात हो तो एक नाम विच डज़ नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन बिकॉज शी इज़ बिन इन द फील्ड सिंस डेकेड्स डूइंग इनक्रेडिबल वर्क, मिस सबीहा शाहीन, यूथ डेवलपमेंट में, सिविक इंगेजमेंट में, पॉलिसी मेकिंग इन पाकिस्तान, शी इज़ बिन देयर। सो लेट्स हैव हर, और उन्हीं से जानना चाहते हैं, उन्हीं से जानेंगे कि क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? जी आई एम गुड, थैंक यू सो मच मरियम, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आपका एक छोटा सा ट्रिप था इस्लामाबाद, और हमने कहा जब तक आप हैं तो माइट एज वेल हैव यू इन द स्टूडियो। जी थैंक यू। मिस अबिया, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, पर्सनल क्या, कब, कैसे सोचा कि ये जो यूथ है, ये जो यंगस्टर्स हैं, मैंने इनके लिए कुछ करना है? सच्ची बात यह है कि मरियम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूथ के लिए कुछ करने जा रही हूँ। मैं तो इनफैक्ट अपने लिए करने के लिए सोचा था। स्टूडेंट थी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में लेट 90s में, और अनफॉर्चुनेटली पंजाब यूनिवर्सिटी में आल दो कोई 1800 से ज़ायद एकड़ की ज़मीन है वो, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए, नौजवानों के लिए वहाँ बैठने की कोई जगह नहीं थी। बैठने की जगह से मुराद वैसे तो ज़ाहिर है पूरी जगह थी, बट हमें जो एक स्पेस का सेंस होता है वो हमारे लिए नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब आप खुद सोचो कि मतलब इतनी बड़ी जगह हो, इतनी खुली जगह हो, इतनी खूबसूरत जगह हो, और नौजवानों के लिए बैठने के लिए जगह ना हो, उनको बैठ के बात करने की इजाज़त ना हो। ये मैं बात कर रही हूँ लेट 90s की। तो हम लोग क्लास फेलो जो लड़कियाँ लड़के होते थे, अगर हम कहीं इकट्ठे बैठना चाहते थे तो हमें वो पूरा सारा कुछ क्रॉस करके यूनिवर्सिटी से बाहर जाके कोई जगह देखनी पड़ती थी, और फिर बैठ के हम बात करते थे। तो इतनी सफोकेशन थी वहाँ पे नौजवानों के लिए, और मैं काफ़ी एक्टिव स्टूडेंट थी, और मुझे ये सफोकेशन बिल्कुल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। और उसके बाद अगर हम हॉस्टल की बात करें तो वो इस लेवल की डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थी, आई मस्ट से, कि मगरिब के साथ आपके हॉस्टल बंद हो जाते हैं, उसके बाद दुनिया तबाह हो जाए, आप तबाह हो जाओ, आप हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते। तो ये सारा एक जो इन्वायरमेंट था, एक नौजवान लड़की के तौर पे मुझे काबिल कबूल नहीं था। तो मैं तो इनफैक्ट सच्ची बात है, हम तो जो एक ग्रुप ऑफ लोग थे, पीपल थे, स्टूडेंट्स थे, हमने तो कोशिश की कि हम अपने लिए जगह बनाएं, स्पेस क्रिएट करें। तो वो जो अपने लिए हम स्पेस क्रिएट करने के लिए हमने एक स्ट्रगल शुरू की, तो मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि वो बाद में कभी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, या वो एक इतना बड़ा यूथ प्लेटफॉर्म बन जाएगा। ऐसा कुछ मैंने सोच के माइंड में नहीं था। हाँ। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम अपने लिए जगह ढूंढते ढूंढते हमने सोचा, फिर उसके बाद ज़रूर सोचा कि भाई जैसे हमारे पास स्पेस नहीं है, इस तरह से और भी बहुत सारे नौजवानों के पास स्पेस नहीं है, स्टूडेंट्स के पास स्पेस नहीं है। फिर वो जब हम मिलते थे, NCA के लोग थे, खैर वहाँ तो इस तरह के इश्यूज़ नहीं थे, बट कायदे यूनिवर्सिटी है, कराची से लोग हैं, तो वो आपस में जब इंटरेक्शन होता था तो ये एक हमें रियलाइज़ हुआ कि स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं है, और उनके पास कुछ क्रिएटिव करने के लिए नहीं है, उनके पास एक्सप्रेशन की जगह नहीं है, उनके पास अपने आप को एक्सप्रेस करने की जगह नहीं है। तो वो एक जगह क्रिएट करने का एक आइडिया था। तो फिर वो करते करते लाइक एक प्लेटफॉर्म बन गया, बरगद बन गया। और बरगद का नाम रखने की भी यही वजह है, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं। एक बड़ी वजह ये है कि बरगद चूँकि पंजाब में एक ऐसा दरख्त है जिसके नीचे लोग बैठते हैं, एक प्लेटफॉर्म के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसका नाम भी हमने बरगद इसलिए रखा। तो बस वो एक, मुझे लगता है कि नौजवानों का एक पैशन था, एक स्ट्रगल थी, एक ख्वाहिश थी कुछ करने की, वो मेरे अंदर थी, वो थी। और वो बस करते करते बस आज फिर एक अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के बरगद पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के लिए एक सेफ स्पेस है। नो, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। और जैसे आपने कहा, वो दरख्त के नीचे पुराने ज़माने में बैठ के शाम की पंचायतें भी लग रही होती थी, गांव के कबीले के मसले मसाइल भी डिस्कस किए जा रहे होते थे, तो आपने उस कॉन्सेप्ट को कितना, एंड वाह, मतलब वो एक मॉडर्न तरीके के साथ अब
अब ऑब्वियसली मसाइल भी बदल गए हैं, लोगों के एहसासात भी बदल चुके हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं वो भी कुछ मुख्तलिफ है, बट देन अगेन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट Exactly, बिल्कुल। अच्छा मिस सबिहा, बहुत कम लोग होते हैं जिनको चीज़ें खटकती हैं। देखिए बहुत सारे लोग तो हैं ना कि ठीक है ये निज़ाम है, ऐसे करना है, अच्छा चलो ठीक है, पहले भी लोग ऐसे करते थे, हम भी ऐसे कर लेंगे, कोई बात नहीं, चल के चले जाएंगे यूनिवर्सिटी से बाहर, कोई जगह ढूंढ जाएंगे। सो यू ऑलवेज हैड दैट थिंग, बचपन से ही था, क्वेश्चन करती थी, फील करती थी, और क्या वो फैमिली ने सपोर्ट दिया कि अच्छा अगर फील करी हैं तो उसके बारे में बात भी करें? मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ मेरे अंदर शायद एक इन्नेट आइडिया की तरह मेरे अंदर हमेशा से थी कि मैं क्वेश्चन करती थी, मैं चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करती थी। शायद बहुत छोटी थी, ज़रा मेरी इवन अम्मी बताया करती थी मैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तब भी मतलब मुझे कुछ उल्टा ही करना होता था। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये बात मेरे बचपन में कही जाती थी कि जो काम मुझसे करवाना है उसे उलट कहो तो ये कर देगी। ओके। तो वो एक वो वाली बच्चा थी। मैं वो एक बच्चा थी, और मैं काफ़ी ट्रबल क्रिएट करने वाला बच्चा थी। मैं कोई बहुत आसान बच्चा नहीं थी, और ना ही मैं कोई बहुत अच्छा बच्चा थी, जो सही बात है। मैं काफ़ी तंग करने वाला ट्रबल मेकर रही हमेशा से, और छोटी उम्र से थी, और सवाल मैं करती थी, और मैं बात नहीं मानती थी, जो सच्ची बात है। मतलब अगर मुझे ये कहा जाए कि अच्छा ऐसा होता है दुनिया में, तो मैं तब भी नहीं मानती थी जब मैं 5 साल की थी, मैं तब भी नहीं मानती थी जब मैं 8 साल की थी, मैं तब भी नहीं मानती थी जब मैं 9 साल की थी। मतलब मैं इस पर भी सवाल करती थी कि अच्छा लड़कियां चिड्डी क्यों खाती हैं और लड़के मक्खन क्यों खाते हैं। मतलब अगर मैं आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर मैं, चूँकि मेरा रूरल बैकग्राउंड है और मैं एक ऐसे माहौल में रही हूँ, बहुत अच्छी मेरी फैमिली है और थी, जाहिर है हमेशा से बड़े सपोर्टिव भी थे। लेकिन मैं बिल्कुल एक बात कहूँगी कि जो आपके इर्द गिर्द माहौल होता है वो माहौल आपके अंदर भी होता है, और आपके ख़ानदान के अंदर भी होता है। मैं हमेशा औरतों को कहती हूँ कि अगर हम अपने फैमिली को या अपने बड़ों को कि ये बात बताते हैं कि उनके अंदर स्ट्रक्चरल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मौजूद थी, तो इसका कतई मतलब ये नहीं कि हम उनको नापसंद कर रहे हैं, या हम उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या हम उनकी इज्जत नहीं कर रहे। ये लोग बहुत मिक्स कर देते हैं कि अगर हम ये बताएं कि भाई हमारी फैमिली के अंदर भी वो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ थी, एग्जिस्ट करती है। अच्छी बात ये थी कि जब चीज़ें सामने आई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। मतलब मैं समझती हूँ कि मेरे वालिदैन बहुत प्रोग्रेसिव थे, एक छोटी जगह पे रहते हुए भी, एक रूरल बैकग्राउंड के होते हुए भी बहुत प्रोग्रेसिव थे, कि उनके सामने अगर मैं आवाज़ उठाती थी तो मेरी आवाज़ को दबाया नहीं जाता था। या मैं अगर कहती थी कि मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना, तो मुझे तरीके से समझाया जाता था, मुझे मेरे पे उस तरह से नहीं होता था, तो वो क्या बोल ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं था, वो सफोकेशन नहीं, वो जो अनफॉर्चुनेटली बहुत एग्जिस्ट। और वो बड़ा वो कि अब जितनी मर्जी अच्छी मॉडर्न फैमिलीज़ का, क्योंकि मॉडर्न उस तरीके से नहीं है ना, आपकी एजुकेशन लेवल से ताल्लुक वास्ता है, लेकिन फिर भी होता था कि अगर चिकन का सालन भी बना तो जो लेग वाली बोटी है वो बेटे की प्लेट में जाती है, और बाकी जो है वो तो एक अंडरस्टूड। ये मुझे लगता है कि ये बस एक रिचुअल्स बनते थे जिनको फॉलो किया जाता रहा था। लेकिन जब मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट बात शायद ये थी कि मैंने क्वेश्चन किया हर चीज़ को, मैंने हर चीज़ को क्वेश्चन किया। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग होता था, मैं और मेरा भाई होता था तो मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती थी उसकी बर्तरी को, मुझसे बड़ा होता था, बट लाइक कि जस्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज कि तुम भाई हो, तुम लड़के हो, तो मैंने उसकी बर्तरी को कभी तस्लीम नहीं किया था, कभी तस्लीम नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि देखें, ये कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स का भी तो एक क्रेडिट और रोल है ना, कि अगर मैं रिबेल करती थी तो मेरे पास कहीं स्पेस थी तो मैं रिबेल कर सकती थी। वो भी आपको मतलब मैं वैसे कहूँगी कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी ग्रोथ में बहुत मर्दों का हाथ है, मेरे वालिद साहब, मेरे भाई और मेरा शौहर। मतलब इनकी सपोर्ट मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट रही है। मेरे 2 भाई हैं, दोनों की मुझे हमेशा अनकंडीशनल सपोर्ट रही है, मेरे वालिद साहब की हमेशा रही है, अब मेरा शौहर है। तो मतलब एंड आई थिंक यही हमारे कल्चर की, हमारी सोसाइटी की ब्यूटी भी है कि अगर आपको देखिए को एग्जिस्टेंस वाली चीज़ है, आपकी तरफ से भी बहुत सपोर्ट होगा, डेफिनेटली है। वो तो एक एक्सपेक्टेशन भी होती है कि एक खातून है तो उन्होंने तो करना ही है, उन्होंने बहन का रोल, बेटी का रोल, बीवी का रोल में तो करना ही करना है। लेकिन अगर उस साइड से ये वाला आ रहा हो कि अच्छा आपके भी एम्बिशंस, आपके भी ड्रीम्स, जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस घर की हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा it's okay to dream, it's okay to do your work, it's okay to go out, step out and do whatever you feel like doing. तो I think इससे खूबसूरत और कुछ नहीं। मैं इसका क्रेडिट अपने मियाँ को ज़रूर दूंगी, इकबाल हैदर ज़ाहिर उनका नाम है। मरियम जेन्युइनली उन्होंने मेरी ग्रोथ में ना सिर्फ ये कि मुझे सपोर्ट किया, मुझे पुश किया। अगर कहीं किसी जगह मैंने कहा भी है ना कि अच्छा
ज़ाहिर जब हमारा बच्चा हुआ, बेटी हुई हमारी, तो उस वक्त एक मुश्किल टाइम था। Yes. तो इवन मैंने यहाँ तक कहा कि मैं अपना काम छोड़ के घर बैठ जाता हूँ, क्योंकि तुम बहुत एम्बिशियस हो और तुम काम करना चाहती हो और तुम्हारा काम की डिमांड और तरह से है, मेरे काम की डिमांड और तरह से है। तो हमने इवन अपने रोल बदले। मैं ये बात ज़रूर बताती हूँ कि हमने अपने रोल बदले। वो घर में उसने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया और कई साल उसने वर्क फ्रॉम होम किया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात ट्रू है। मतलब बहुत बड़ी चीज़ है जिसको लोग अच्छा इन चीज़ों को नहीं एसोसिएट करना चाहिए। नहीं, पहले भी ऐसे नहीं होता था, ये क्या बात है, आपका काम ही है, वो वाली चीज़ नहीं। अगर आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। अच्छा, आपने बात की यूथ की, यंगस्टर्स की, शुरू से चीज़ें देख ली थी। अब के यंगस्टर्स के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। अब स्पेशली जब कहा जा रहा है कि एआई का दौर है, चैट जीपीटी का दौर है, अब तो लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग भी छोड़ दी है, वो वाला काम भी चैट जीपीटी से पूरी चीज़ें, सो क्रिटिकल एनालिसिस ख़त्म हो गया। डू यू सी एनी डिफरेंस in the youngsters now that you interact with them versus the youth, let's say 5 साल पहले का बच्चा? देखिए, मैं तो यूथ की एडवोकेट हूँ और मैं जेन ज़ी की भी बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ। मुझे लगता है कि हम बिला वजह उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। आज की जो यूथ है उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उनके अंदर क्लैरिटी है, वो अनअपोलोजेटिकली अपना ख्याल रखते हैं। सेल्फ़ केयर का जो एक है उनके अंदर एलिमेंट बहुत मुझे पसंद है। फिर ये है कि वो काम करना चाहते हैं, वो काम अगर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी टर्म एंड कंडीशंस लाते हैं, विच इज़ आई थिंक गुड। हमारे जैसे एम्प्लॉयर जो हैं, ये पहले से जो लोग काम करते हैं उनको ये चैलेंज लगता है, लेकिन ऑनेस्टली कोई वो गलत बात नहीं करते। अगर वो ये बात कहते हैं कि टीआरस क्लियर रखें और हमने अपने टीआरस पे ही काम करना है, टीआर से बियॉन्ड हमने नहीं जाना, तो ये कोई गलत डिमांड नहीं है। अच्छा, उसके अलावा देखें फिर जो सवाल करते हैं वो जो चुभते हैं लोगों को ना, सवाल करते हैं, मैं तो उसको बहुत सपोर्ट करती हूँ। तो मुझे तो लगता है कि मैं आज से 40 साल पहले मैं भी ऐसी ही थी, रिलेटेबल है अभी के जो जेन्स। तो वो सवाल करते हैं, वो माँ बाप से सवाल करते हैं, वो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होते हैं वहाँ सवाल करते हैं, अगर वो जॉब पे जाते हैं तो जॉब पे सवाल करते हैं। तो ये चीज़ें उनकी कहीं हम उनको नेगेटिव बना देते हैं, जो कि नहीं है। देखिए, फ़र्क तो मरियम हर जनरेशन का दूसरी जनरेशन से फ़र्क होता है। जो मेरी जनरेशन है उसका अगली जनरेशन से फ़र्क है, जो मेरे से पहले जनरेशन थी उसका मेरे साथ फ़र्क है। हाँ, शायद अभी ये फ़र्क बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है और बहुत ज़्यादा इस पे बात होती है। जैसे हम पहले 5-6 साल को एक ही ग्रुप में डाल देते थे, लेकिन अब तो हर साल आपको अलग में डालना पड़ता है। अभी अगर हम लेबल जैसे करते हैं, जेन एक्स है, मिलेनियल है, जेन जी है और अब तो जेन अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया। तो अगर हम इनको इस तरह से बॉक्सेस में डालते भी हैं तो मुझे लगता है कि जो जेन जी है, अगेन मैं समझती हूँ कि मिलेनियल की एक एफर्ट है कि जेन जी इतनी वोकल है मिलेनियल ने, क्योंकि उन्होंने दोनों को देखा। मैं बड़ी सही बात कहती हूँ कि मेरी जनरेशन में जो वैल्यूज़ थी काम करने के लिए, एम्बिशियस होने के लिए, अब जैसे मैं बहुत काम करती हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ और मैं काम को इंजॉय करती हूँ। तो मैं कभी कभी इन लोगों को देख के ख़ुद को क्वेश्चन करती हूँ कि अच्छा, ये जो मैं बहुत काम करती हूँ और बहुत इंजॉय, मतलब इन्होंने शक्को शुबहा डाल दिए मेरे दिमाग में भी कि मैं अगर बहुत काम करती हूँ और मैं काम को इंजॉय भी करती हूँ तो क्या मैं ये ठीक करती हूँ? क्या मैं अपने आप को इग्नोर तो नहीं कर रही? क्या मैं जो बर्नआउट वाला सारा कुछ वो तो नहीं कर रही? क्या मैंने यही सीखा है कि ये हमारे लिए प्राइड पॉइंट होता था कि आपने बहुत काम करना है और दुनिया बदल देनी है, हालांकि दुनिया को नहीं बदलती। तो मतलब ये कि आप अपने आप को ही सफ़र कराते हो, हाँ, सफ़र कराते हो। तो मुझे लगता है कि इनको देख के मैं ये सवाल खुद से उठाती हूँ। मुझे आई डोंट नो, उनके अंदर कुछ भी मसले नज़र नहीं आते। मुझे लगता है कि वो सही जा रहे हैं। एक चीज़ है, मैं जो जेन जी को भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग अपना जैसे मी टाइम भी चाहते हो, अपना केयर भी करना चाहते हो, और फिर अगर आप कहीं अपनी सक्सेस, जो कि दुनिया में हम सक्सेस समझते हैं, बहुत सक्सेसफुल नहीं उस तरह से होते और आप खुश हो, तो फिर आपको खुश होने की ज़रूरत है। फिर ये ना करो। देखो, एक बात तो है मरियम, मैं नौजवानों को ये बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आप बहुत हाई अचीवर बनना चाहते हो तो फिर आपको काम करना पड़ता है। फिर वो एक्स हो, वो वाई हो, वो मिलेनियल हो, वो जी हो, वो जो भी हो, या उससे पहले भी हो बूमर, जिन्होंने भी
जिन्होंने भी अपने आप को कुछ हाई कर- अचीवर, बिल्कुल। हाई अचीवर बनाने की जिनके अंदर ख्वाहिश है, उनको बहुत उनको काम करना पड़ेगा। वो इतना काम करके और फिर अपना मी टाइम रख के और फिर अपना ये सारा कुछ करके वो नहीं होता। और ये हमने स्टोरीज देखी हैं जिन्होंने भी कोई दे सेट अप अ मार्क, जो किसी पोजीशन तक पहुंचे हैं, जो आज लोगों को इंस्पायर करें, उनकी अपनी है स्टोरी। मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं लोगों को इस बात पे, नौजवानों की इस बात पे बार बार इंस्पायर करूं कि अच्छा मैंने ये किया है, Easy हो जाओ। हाँ इजी हो जाओ, इजी हो जाओ, नहीं करना चाहते ना करो। लेकिन देखो मैंने जब 1995, 6, 7 में मैंने काम किया था और अदारे की बुनियाद रखी थी, मैं अपने अर्ली 20s में थी, मैं अगर इस तरह से काम ना करती तो मैं कभी भी अदारा सेट ना कर, इतना बड़ा सेटअप ना बना पाती। मतलब मैंने बहुत काम किया है, मतलब मैं 20, अब आज भी करती हूँ, मुझे शायद आदत हो गई है। तो आपको हर जगह खुद जाना है, अपने धक्के भी खाने हैं, अपने लोगों से मिलना है, अपने जगह बनानी है, अपने अदारे के लिए जगह बनानी है, अपने फंड रेस करने हैं, अपनी नेटवर्किंग करनी है। तो मतलब ये सारा कुछ बहुत मुश्किल था, और फिर एक यंग लड़की के लिए। बिल्कुल। तो अब अगर एक बंदी ये सब करना चाहती है तो मैं कहती हूँ करो, और अगर वो नहीं करना चाहती, वो अदारा नहीं खड़ा करना चाहती, तो मैं कहती हूँ ठीक है, मज़ा करो, याशी करो, कोई बात नहीं। जितना आपका हुआ है जितना उसके आपका हिसाब दिल से, है। लेकिन क्लैरिटी हो। अब आप ये ना कहो कि मैं मज़ा भी करूँ और फिर मैं एक अदारा भी खड़ा कर लूँ। मैं ये बात जरूर कहती हूँ। राइट। आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आपका क्लियर एम्बिशन क्या है, क्या आप वो करना चाहते हैं या बस जो है सेटल? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इजी होते हैं, वो अपनी जिंदगी को जानबूझ के नहीं और टफ करना चाहते वो लाइफ को इजी रखना चाहते हैं, वो रखता है। हाँ। तो ठीक है, और वो लेकिन वो बहुत सेटिस्फाइड है ना अपनी लाइफ में। तो मैं हमेशा, मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन है। देखिए पैकेज पूरा मिलता है, ऐसे नहीं है कि आप जो आपको चाहिए आप अपनी बकेट में डाल लो, और जो नहीं चाहिए वो आप निकाल दो, ऐसा नहीं होता। वो आपको फिर पूरा पैकेट मिलता है, पूरा पैकेज मिलता है। मतलब देखो आज मुझे लगता है कि मैं हमेशा नौजवानों से कहती हूँ कि अगर आप पहले अपने 10 या 15 साल अच्छी तरह से काम कर लो तो आपके अगले 10 से 15 साल बहुत मज़े में ईजी हो जाते हैं। ईजी हो जाते हैं। एंड आई थिंक व्यूअर्स, ये वो बात है जिसके लिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसे गेस्ट मौजूद हों, क्योंकि ऐसे गेस्ट को देख के बात करना बड़ा आसान होता है। इनके तो कितने मज़े होंगे, ये तो कभी इंटरनेशनल टूर्स पे जा रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के चक्कर में कभी कहीं हैं, कभी किसी फोरम पे है, अच्छे अच्छे होटल्स एंड एवरीथिंग, बट ऑल ऑफ दैट कम्स विद अ कॉस्ट। उसके लिए मेहनत है, उसके लिए डेडिकेशन है, उसके लिए आपको अपनी जान वक्फ कर देनी पड़ती है और पूरी स्ट्रगल होती है। कोई भी सीधा उधर जाके नहीं बैठ जाता। सो आई एम रियली ग्लैड कि आपने थोड़ी सी उसके ऊपर भी बात की है, क्योंकि लोगों के लिए बड़ा आसान होता है बैठे बैठे कोई भी कमेंट कर देना, हाँ ये तो हम भी कर लेते हैं, अच्छा ये क्या। सो इट्स नॉट लाइक दैट। जब आप प्रैक्टिकली उस चीज़ में आते हैं तब समझ आती है कि ये चक्कर क्या है। एंड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, to be in the leadership position, to have a business of your own, it's not easy. सब कुछ आपको खुद करना है। वो फिर जॉब डिस्क्रिप्शन वाली चीज़, टाइटल्स वहाँ तक नहीं महदूद होती है। नहीं होता। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर बात करें यंगस्टर्स पे कर ली, विमेन इन लीडरशिप पोजीशन, क्योंकि आपको देख के जो भी खवातीन लीडरशिप पोजीशन पे होती हैं उनको देख के और भी बहुत इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं। जैसे कुछ तो लकी होते हैं कि वो सपोर्ट फैमिली से मिल जाता है कि आप करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन बहुत सारे नहीं कर पाते। सो हाउ डू यू मेंटोर देम, हाउ डू यू टॉक टू देम? क्या आपने ओवर द ईयर्स शिफ्ट देखा है कि आप खवातीन के सेंटिमेंट्स क्या हैं, क्या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार हैं, क्या फैमिली का सपोर्ट होना शुरू हो गया है? मुझे लगता है कि बीइंग औरत, ज़ाहिर है ये मेरे काफ़ी दिल के करीब चीज़ है कि लड़कियां, यंग लड़कियां जो हैं वो लीडरशिप रोल में आएँ। इस पे हमने कैंपसेस के अंदर भी काम किया, कैंपसेस से बाहर भी काम किया। पहली बात तो ये है कि जब हम वीमेन लीडरशिप की बात करते हैं तो मैं कहूँगी कि पहले डबल काम हो जाता है। एक मर्द या एक लड़के को लीडरशिप के लिए जो कुछ करना पड़ता है, जब आप लड़की हो तो वो काम डबल होता है। ये तो बड़ी सीधी सी बात है। और उसके बाद फिर शायद उसको अपने अंदर एक जंग भी लड़नी पड़ती है, एक बाहर लड़नी पड़ती है, एक अपने अंदर लड़नी पड़ती है। मरियम देखो, अब आप जैसी यंग बच्चियां जो हैं या और भी हैं, जब वो काम करती हैं तो उन्होंने एक फैमिली भी देखनी होती है, मियाँ को देखना होता है, बच्चे को देखना होता है। मैं ये वाला डायनामिक्स ज़रूर इस पे बात करती हूँ, क्योंकि औरत के लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जब वो अपने काम को, अपने कैरियर को भी नहीं छोड़ना चाहती, और फिर वही टाइम होता है जब आपने फैमिली बनानी होती है, और वही टाइम होता है जब आपने कैरियर बनाना होता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, क्योंकि मैं इसमें से गुजरी हूँ, ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है, बहुत मुश्किल टाइम होता है। और उसके बाद फिर हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, गिल्ट नहीं होना चाहिए, ये मतलब ये जो मॉम्स गिल्ट है या ये नहीं होना चाहिए। तो हमेशा मैं उसके जवाब में कहती हूँ कि ये गिल्ट नहीं होता, ये पेन होती है। आप उस पेन को नहीं छोड़ सकते। देखो, आप चॉइस बनाते हो, एक औरत चॉइस ही बनाती है कि अच्छा उसने कैरियर भी रखना है, बच्चा भी रखना है,
और फिर कहीं किसी जगह कभी ना कभी कैरियर को थोड़ा उसको हैंड ब्रेक पीछे करना पड़ता है, कभी बिल्कुल बच्चे ऐसे। को। यस। तो शायद कैरियर को जब वो थोड़ा पीछे करती है तो इतना उसको पेन कम होता है, लेकिन जब वो बच्चे को कभी किसी स्टेज पे पीछे करती है तो वो पेन उसके साथ ज़िंदगी भर जाती एक है। कांस्टेंट आपके माइंड में रहता ही है, आप काम पे हो, आप कहीं भी हो, पीछे बच्चे क्या, हालांकि अगर सारी चीज़ें की भी हों कि अब वो ये करेंगे वो करेंगे, बट देन अगेन यू आर मिसिंग आउट ऑन द टाइम दैट यू आर नॉट स्पेंडिंग विद देम। इट हैपेंस, इट्स नेचुरल। हाँ, मैं ये बात ज़रूर करती हूँ, और मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग कहना चाहूँगी, और वो मर्द भी और वो लोग भी जो ये कहते हैं कि अच्छा तो ठीक है ना, तो अगर आपकी चॉइस थी तो अब आपको गिल्ट क्यों हाँ हो बस रहा है? करें ना, उसके बारे में क्या क्या ज़रूरत है, अगर इतना है तो जाएं घर जाएं। यस। हाँ, ना करो, मतलब ये ऐसे कह देते हैं कि अच्छा तो ना करो फिर काम, अगर गिल्ट लेना है। और भाई क्यों मैं काम क्यों ना करूं? और अगर मैं काम करती हूँ या कोई भी यंग लड़की जो है वो काम और कैरियर बना रही है, और उसके साथ साथ अगर वो किसी वक्त कोई किसी तकलीफ़ में आ जाती है अपने बच्चे को लेके, तो मैं अभी यंग लड़की मेरे पास आती है, मैं देखती हूँ कि मतलब छोटे बच्चे हैं, और मतलब कई दफ़ा वो रो भी पड़ती हैं कि अच्छा आप मतलब मैं अपने सपोर्ट सिस्टम भी होता है, सब कुछ होता है, बट स्टिल आप वो मोमेंट्स मिस करते हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि वो मोमेंट्स मिस करते हो। अगर आपके बच्चे का, अभी पिछले दिनों एक थी बच्ची, तो उसके प्रेजेंटेशन थी स्कूल में, बच्ची की पहली बच्ची थी, उसकी प्रेजेंटेशन थी, पहली प्रेजेंटेशन थी, तो वो ऑफिस से लेट हो गई पहुँचते पहुँचते। तो अब उसने एक स्टोरी लगाई और आंसुओं के साथ लगाई है, तो मैं उसके साथ रिलेट कर पा रही थी, मैं अंडरस्टैंड कर पा रही। तो एक तो ये बहुत चैलेंज है जो मुझे लगता है कि शायद अभी बहुत टाइम लगेगा। इसमें हमारे जो वर्क प्लेसेस हैं, इसमें जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें जो हमारे अदारे हैं, अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है गवर्नमेंट जो है वो गेट डे केयर सेंटर्स होने बना रही चाहिए है। ऑर्गेनाइजेशन। मुझे लगता है इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाओ भाई, आप इस तरह के इन्वायरमेंट बनाओ जहाँ पे लोगों को ये मसले ना हों, और यंग लड़कियों को मसले ना हों, बजाय इसके कि आप उनसे कहो तो ना करो काम। तो ये एक वाली चीज़ है। दूसरी आपकी बात सही है कि पेरेंट्स की सपोर्ट जो है उसको मैं हमेशा कहूँगी कि पेरेंट्स की सपोर्ट को आपको तरीके से बनाना चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहूँगी लड़ो झगड़ो और आप मतलब एक कन्फ्रंट्रेशन बना के अपने काम में आओ, लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर आप थोड़ी लड़कियों की अच्छी ट्रेनिंग हो और वो ट्रेंड करें, और मुझे लगता है कि बड़ी अहम बात है कि लड़कियाँ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो और उनकी मोबिलिटी जो है वो उनके हाथ में हो। जो बहुत बड़ी मार खाती हैं हमेशा मैं कहती हूँ जब मोबिलिटी के लिए डिपेंडेंट होती हैं घर वालों पे, हाँ। वो एक बड़ा इशू होता है। फिर इकोनॉमिकली जब आप डिपेंडेंट होते हो, तो मतलब मैं बहुत ज़ोर देती हूँ कि नौकरियाँ करें लड़कियाँ, जॉब करें, काम करें, घरों से बाहर निकलें। जब घरों से बाहर निकलेंगे तो बाकी वो चीज़ें फिर संभाल लेंगे। वो थोड़ा सा होता है ना कि वैसे भी थोड़ा मूड चेंज, माइंड चेंज, एनवायरनमेंट चेंज, और आप उससे कुछ पॉजिटिव लेके। एंड आई ऑलवेज से कि अगर एक लड़की ये काम करना शुरू करती है तो वो और एफर्ट करती है कि वो घर वाली चीज़ नेग्लेक्ट ना हो। शायद घर पे बैठे बैठे बच्चों को आप ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रहे हो, अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, उनको टाइम नहीं दे रहे हो, बट व्हेन यू नो दैट यू आर स्पेंडिंग सम टाइम आउटसाइड, यू मेक श्योर कि जो बाकी का टाइम है वो आप प्रोडक्टिव उनके साथ अच्छे तरीके से स्पेंड करें। एग्जैक्टली। ओके, इसी के साथ एक और चीज़ जो आती है मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, क्योंकि ख़वातीन का एक ना अपना सिस्टम चल रहा होता है, एवरी टाइम ऑफ द मंथ वाली चीज़ भी होती है, प्रेगनेंसी वो वाली चीज़ भी होती है, सो हार्मोनल चेंजेस तो पूरी ज़िंदगी चलते ही रहते हैं। देन टूवर्ड्स द एंड जब आपका मेनोपॉज, सो दैट इज़ अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। अब इन चीज़ों के ऊपर बात होना शुरू हो गई है ताकि लोगों को समझ आए कि ठीक है, इफ़ दे आर ग्रम्पी, इफ़ दे आर क्रैंकी, अगर उनके मूड स्विंग्स हैं तो वो इस तरीके से। बहुत सारे लोगों ने कि नहीं ये तो इन पोजीशंस के लिए फिट नहीं है, ये तो ब्रेक पे चली जाती हैं, ये नहीं कर सकते। तो उस चक्कर में ना वो हायरिंग्स होती थी, अगर हायरिंग्स हो भी जाती थी तो एक ग्लास सीलिंग थी, उससे टॉप लेवल तक आप नहीं जा सकते थे। इनको प्रेगनेंसी, इनको मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? मुझे लगता है ये बड़ी ही अजीब बात थी, जो ज़ाहिर है आप बिल्कुल सही कहते हैं। आई रिमेंबर कि एक दफ़ा मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में गई तो उन्होंने वहाँ बैठे हुए थे, तो वो कुछ PhD के स्कॉलरशिप्स की बात हो रही थी, तो वो ना मेरे सामने बैठ के बात कर रहे हैं वो जो साहब हैं कि अब इनको ख़वातीन को स्कॉलरशिप अगर हम PhD के दें तो फिर साथ इनके शौहर भेजें, साथ इनके बच्चे भेजें, और फिर ये वापस आएँ तो इनको ये छुट्टियाँ चाहिए, इनको वो छुट्टियाँ चाहिए। तो मैंने जवाब में कहा, मैंने कहा सर आपके बच्चे हैं? तो कहते हैं हाँ जी हैं। तो मैंने कहा वो बच्चे एक औरत ने पैदा किए हैं ना, अगर आपको औरत का बच्चे पैदा करना इतना नागवार गुजर है, मतलब मैं काफ़ी ऑफेंड हुई ना, नागवार गुजर रहा है, तो आपने क्यों एक औरत से बच्चे पैदा किए हैं? अब जाहिर है एक औरत बच्चे पैदा करेगी तो उस बच्चे को टाइम भी देना होगा। तो मैंने कहा वो एक कलेक्टिव सोचे ना, एक कलेक्टिव सोसाइटी के लिए बच्चे पैदा करना ज़रूरी है, उनको पालना भी ज़रूरी है। और मैंने कहा तो आपको क्या मसला है अगर आप एक खातून को स्कॉलरशिप देंगे और सारा कुछ होगा? तो ये एक माइंडसेट है, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो मैं अगेन कहूँगी कि माइंडसेट अब
शायद मेरा ख्याल है चेंज हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जैसे आपने कहा कि औरतें वोकल हो रही हैं। आई थिंक अब एक जो चीज़ चेंज हुई है वो ये कि जैसे लोग पहले पब्लिकली ओपन बड़ी बोर्ड मीटिंग्स में भी ये बात कर जाते थे, सेक्सिस्ट कमेंट्स पास हो जाते थे, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन वाली बातें, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड नॉर्म, मजाक उड़ा देना, कोई सार्केस्टिक कमेंट पास कर देना। अब एटलीस्ट वो एंटेनाज उनके भी एक्टिवेटेड हैं कि इट इज़ नॉट ओके टू से दीज थिंग्स इवन इफ़ यू फील दैट वे। अब आप बात नहीं करेंगे, और इवन अब रोक भी दिया जाता है, ख़वातीन रोक भी देती हैं। तो बिल्कुल आप जैसे अब हमने अपने अदारे में पिंक लीव जो है वो इंट्रोड्यूस कराई हुई है, और कुछ और भी अदारे हैं जो पिंक लीव देते हैं कि आप, हम लड़कियों से कहते हैं कि भाई आप एक छुट्टी, अभी तक एक ही हमने की हुई है कि एक छुट्टी आप कर सकते हो, जो जब भी आप करना चाहो, दौरान भी करना चाहो, पहले करना चाहो, जो भी। और अब कोशिश हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि शायद हम इसको 2 तक भी ले जाए, जैसे हम मैटरनिटी लीव हम 6 मंथ्स की करते हैं। और इवन प्रेगनेंसी में भी हमारे ऑफिस में तो हमने तो ये छूट दी हुई है कि अगर आपसे नहीं काम होता आप वर्क फ्रॉम होम कर लो, आप छुट्टियां लंबी कर लो, क्योंकि मसला ये है कि आप ये सब नहीं करोगे तो कैसे बात आगे बढ़ेगी। आप चाहते हो कि वो इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट भी करें टुवर्ड्स द ओवरऑल जीडीपी, बट देन अगेन आप उनको वो एनवायरनमेंट, वो इकोसिस्टम दे ही नहीं रहे कि वो कर सके, तो वो क्या करें। बिल्कुल। और दूसरी बात है, देखिए जी हार्मोन्स की बात है तो हैं हार्मोन्स हमारे, हम मैं तो इसको बड़े मानती हूँ। और बहुत अहम बात आपने की कि ये हमारे पीएमएस से शुरू होके, पीरियड से शुरू होके हमारे मेनोपाज तक जाते हैं। तो अब इसके लिए हमें ना ब्लेम करें, नेचर को ब्लेम करें अगर करना है तो, या हमें हमारे रास्ते ना रोकें। अगर ये चीज़ें हमारे साथ हैं तो इनको जगह देनी होगी। अब मेनोपाज के अंदर ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप दिसंबर के महीने में आपको जब हॉट फ्लैशेस होते हैं तो आपको एसी चलाना पड़ता है। तो ये बात समझनी पड़ेगी, वो बोर्ड की मीटिंग हो या वो वैसे मीटिंग हो या वो कंसल्टेशन हो, तो ये बात लोगों को माननी पड़ेगी। और अभी तो 45, 6, 7 में अर्ली मेनोपाज और पेरीमेनोपाज शुरू हो गए हैं, और वो ये सारे मसाइल शुरू हो गए हैं, जिसमें हॉट फ्लैशेस हैं, जिसमें आपको फटीक है, जिसमें आपके मूड स्विंग्स हैं, ये सारा कुछ है। तो ये सारा कुछ अगर नेचर की देन है तो फिर इसको एक्सेप्ट करें। और इन टॉपिक्स को प्लीज़ टैबू ना समझें, ना बनाएं। इंसान ही हैं, आपके ही तरह के हैं, अल्लाह ताला ने वही सलाहियतें दी हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, ये दिमाग रखते हैं, तो प्लीज़ ये वाली चीज़ों की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं। और मुझे लगता है ये आपने बड़ी अहम बात की है कि हमें इस पे बात करने की ज़रूरत है। मैं इसमें अक्सर एक मज़ेदार बात सुनाती हूँ। मेरी छोटी बहन है, तो ज़ाहिर है वो अपने मियाँ के साथ बहुत खुल के बात करती है। अक्सर वो जब बात होती है, वो उसको भी अंदाज़ा होता है कि अच्छा अभी इसका मूड ख़राब है तो इसको जो है PMS है। तो वो इतना ज़्यादा सेंसिटाइज हो गया है अपनी बीवी की वजह से, तो वो चूँकि आर्किटेक्ट है तो वो कहता है कि, और उसके पास बहुत ख़वातीन आती हैं घर बनाने के लिए, तो वो घर आके अक्सर कहते हैं मैं चुप रहा था, मैं आज बात नहीं कर रहा था। वो थी एक आई खातून, वो मुझसे ना थोड़ा इलॉजिकल बात कर रही थी, लेकिन मैं चुप रहा, मुझे लगा हो सकता है इनको PMS हो। तो वो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप बेनिफिट ऑफ द डाउट तो देना शुरू हो रहे हैं ना लोगों को। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब ये बात अंडरस्टैंड कर रहा है कि अगर वो कोई बिला वजह कोई मतलब बात प्रोलॉन्ग कर रही है तो कोई शायद उनको। अच्छा, और ये मैं कहती हूँ ये नेक्स्ट लेवल एम्पैथी है, जो काइंडनेस की, एम्पैथी की हम लोग आज बात करते हैं कि दुनिया को ज़रूरत है, वो यही चीज़ है। हाँ। ऐसे ही किसी पे गुस्सा आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी आगे से उसको कुछ सुना दें, वो किसी चीज़ से गुजरा हो सकता है, उसका पता नहीं वो क्या मूड लेके घर से बाहर निकला है, बैक ऑफ द माइंड कितनी चीज़ें चल रही हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा यू हैव टू बी अ काइंड पर्सन। तो इसलिए मुझे लगता है इस पर खुल के बात करनी चाहिए ताकि मर्दों को पता हो, और मर्द जो है अगर उनको लगे कहीं किसी जगह कि शायद ज़्यादा आर्गूमेंट हो रहा है या मतलब मूड ख़राब हो रहा है मेरे सामने खातून का, तो वो चुप हो जाए कि भाई कोई हो सकता है कि हो सकता है ये हार्मोन्स के। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने तो पर्सनली बचपन में बहुत तंग किया, पेरेंट्स को भी सवाल भी किया, आजकल के बच्चे आपको कितना तंग कर रहे हैं? इसको कहते हैं मकाफाती अमल। मकाफाती अमल, वो वापस कैसे सर्कल है? बिल्कुल मकाफाती अमल है। मुझे लगता है मरियम के पेरेंटिंग मेरा काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट पिछले कुछ सालों से हो गया है। मैं इस पे काफ़ी बात करती हूँ, लेकिन मैं बड़ी ऑनेस्ट आपको बात करूँगी। मैं आज भी, जबकि मैं ख़ुद माँ हूँ, मैं पेरेंट हूँ, मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स की ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बच्चा आपकी प्रोडक्ट है और आपने जो उस पर इन्वेस्ट किया है, जो उसको बनाया है, वो बना है, और वो इसलिए ना करें कि वो आपको कल को वापस करेगा। हाँ, और हाँ एग्जैक्टली मुझे लगता है ये तो अप्रोच ही बहुत गलत है कि आप ये सोचो कि आपने बच्चे के लिए कुछ किया तो अब वो रिटर्न में आपको दे। भाई आपने अपनी चॉइसेस को पैदा किया, आपने अपनी मर्जी से उसको पाला पोसा है, जो आपका दिल किया वो किया, और ये शायद इतनी नेचुरल चीज़ है कि आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश होती है। और मैं बताऊँ कि जवाब में ज़रूरी नहीं कि बच्चा आपके लिए वो सब करे,
क्योंकि उसने आगे करना है, चीज़ें अपनी आगे बढ़ती family हैं। होगी हाँ, और आगे, हाँ। yes. मैं मतलब मुझे अपने इसमें वाले साहब की एक बात हमेशा याद आती है। वो कहते थे कि इंसान आगे बढ़ता है, पीछे नहीं आता। और वो कहते थे कि अगर जितनी मोहब्बत वालिदैन बच्चों से करते हैं, अगर बच्चे इतनी ही मोहब्बत वालिदैन से करना शुरू कर दें तो ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, चीज़ें रुक जाएंगी। तो चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चे अपने बच्चों के अपने लिए आगे करें। जाएं। तो इसलिए मैं देखें, इस वक्त पेरेंट्स काफ़ी मुश्किल में हैं। आपने मेंटल हेल्थ की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात की, वेलबींग की बात की, पेरेंटिंग की बात की, और उसके साथ अगर हमने लीडरशिप की बात की है तो मरियम ये इस वक्त बड़ा क्रिटिकल है। हमारे बच्चे जो हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, और मैं ये बात समझती हूँ कि शायद इस पे बात ज़्यादा होती है या इस वक्त ये मसला ज़्यादा है, लेकिन ये पहली जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा मसला है। उसके पीछे ज़ाहिर है मैं कोई ना तो क्लिनिकल रीज़न दे सकती हूँ, ना मैं एक्सपर्ट हूँ, ना मैं उसके ऊपर कोई उस तरह की ओपिनियन दे सकती हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है एक बहुत ही ले पर्सन के तौर पे कि डेफिनेटली जो स्क्रीन का बेतहाशा इस्तेमाल है, हम स्क्रीन से अब स्क्रीन को अवॉइड नहीं कर सकते। ना मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, मैं सोशल मीडिया के भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं डिजिटल दुनिया के भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उसको Need support of an नहीं हूँ, क्योंकि argument, ये है। yes. लेकिन वही बात है कि पेरेंट्स को शायद उनको मैनेज करने की ज़रूरत है, स्क्रीन को मैनेज करने की ज़रूरत है बच्चों की, क्योंकि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो अनफिल्टर आ रही है, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ज़रूरत से ज़्यादा आ रही है। तो ये पेरेंट्स को देखने की ज़रूरत है, एक तो उनकी, दूसरे पेरेंट्स को बच्चों की डाइट को देखने की ज़रूरत है। इस वक्त जो हमारी वो जंक फूड और ये जो हमारा फ्रोज़न फूड और ये जो सारी चीज़ें हैं, आई डोंट नो, बहुत ही ले पर्सन Ready के to तौर cook पे मुझे लगता है कि ये भी everything, कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ये दो चीज़ें मुझे लगता है कि पेरेंट्स को देखने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ मैं जो कहती हूँ पेरेंट्स को कि बच्चों को पे बेजा प्रेशर ना डालें। हमारी सोसाइटी हम पे प्रेशर डालती है, हम वो प्रेशर बच्चे पे डाल दें। क्या प्रेशर होते हैं? नंबर लेने हैं और टॉप करना है, उसके बच्चे ने इतना लिए, तुम उससे ज़्यादा लो। अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अच्छा तुम मतलब ये करो, तुम वो करो, फ़लाँ का बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है। उस यूनिवर्सिटी में जो मतलब ये ख्वाहिशें बुरी नहीं हैं। एक तो वालिदैनों की जो वो नहीं होती अधूरी ख्वाहिशें, वो मैं कहती हूँ बच्चे, अधूरी हाँ। ख्वाहिशें बच्चों से ना पूरी करें, जो सही बात है। एक तो मुझे ये बहुत अजीब लगता है कि मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैंने डॉक्टर बनना था, हाँ, अब हाँ। मैं नहीं बन सकी, अब मेरी बच्ची, मैं अपनी बच्ची को प्रेशराइज करूँ, ये नहीं करना चाहिए। भाई आपकी ख्वाहिश नहीं पूरी, उसकी भी ख्वाहिश पूरी होने दो। ये ना हो कि वो अपनी ख्वाहिश लेकर अपने बच्चे तक चला जाए। तो इस साइकिल को तोड़ो, इसको यहीं पे रखो। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे, आपके बच्चे पे जब कोई बात उठती है तो आप और सोसाइटी के दरमियान, बच्चे और सोसाइटी के दरमियान आप शील्ड बनो। आप वो प्रेशर उठा के आगे उसके ऊपर ना लेके चले जाओ। आप अपने बच्चे को सेफ करो। बच्चे की सेफ्टी और सेफ जो है ना वो एक आपकी बड़ी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आपकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। बच्चे के लिए माँ बाप वो सेफ स्पेस होनी चाहिए कि वो दुनिया में कुछ भी करके अपने माँ बाप के पास आएँ। मरियम, मैंने ये फीलिंग अपने वालिद साहब से ली है। मेरी सारी ज़िंदगी जो मुझे फीलिंग रही है, मुझे लगता है जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया है, जिसने मुझे इतना बहादुर बनाया, जिसने मुझे इतना निडर बनाया है, बेखौफ बनाया है, और मैंने ज़िंदगी में जो चाहा है मैंने किया है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरे पीछे मेरा बाप खड़ा होता था। मेरा मतलब मुझे पता था कि मैं, अल्लाह माफ़ करे, कोई गलत काम भी करके, मैं कोई जुर्म करके भी जब मैं जाऊंगी अपने वालिद साहब के पास तो वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। ये फीलिंग जो है मुझे लगता है कि वालिदैन को बच्चों को देनी चाहिए। और ये जो है ना कि अच्छा मतलब आपके ऊपर एक प्रेशर आया, फ़ौरन आप आगे पास ऑन कर दो, बच्चे के ऊपर हाँ, ट्रांसफ़र हाँ, कर दो। हाँ। और वही बात है ना कि दुनिया की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, दुनिया मतलब आपका बच्चा यार कहाँ एग्जिस्ट दुनिया में करता है? हमारा नाम होगा अगर हाँ। हमारा बच्चा ये कर जाए या उसकी अकॉम्प्लिशमेंट्स और अचीवमेंट से। और आपने बहुत सही बात की, अभी हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, यंगस्टर्स को देखते हैं। हम भी जब पैनल्स और सेमिनार्स कर रहे होते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा यंगस्टर्स का अलमिया वो यही है, आप सब तो ठीक कह रहे हैं, आप शायद हमें समझ भी रहे हैं, हम घर जाके अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं समझा सकते। उनको अभी भी लगता है मेंटल हेल्थ कोई इशू नहीं है, उनको अभी भी लगता है जो उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं आपने पूरी करनी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप पता नहीं। एंड देन वी हैव सीन एडवर्स केसेस, सुसाइड केसेस, इस तरह के इन दी एंड भी रिज़ल्ट आ रहा होता है क्योंकि एक वो गैप है। आप जाके बात, आप खुदा ना खास्ता बच्चे के साथ कोई ज़्यादती हो गई, बाहर कुछ गलत हो गया है, वो घर जाके अब उनके साथ बात नहीं कर सकता कि क्या उनको हार्ट अटैक दे दें, उनको नहीं शेयर कर सकते इस तरह की चीज़ें। सो लोग गलत हाथों में भी पड़ते हैं, गलत रास्ते पे भी चल पड़ते हैं क्योंकि वो वाला गाइडेंस नहीं मिल रही होती है। मैं एक बात बताऊं, अगर वालिदैन बच्चे को वैलिडेट कर दें, बच्चों को बाहर किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जब वालिदैन की वैलिडेशन बच्चों को नहीं मिलती, वो सारी ज़िंदगी बाहर वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं और वो उसी चक्कर में ख़वार भी होते हैं, उसी चक्कर में वो दूसरों के नीचे भी लगते हैं, उसी चक्कर में उनका जो एक
कॉन्फिडेंस है वो ख़राब होता है। सो मच सो सोशल मीडिया पे उन्होंने जी। एक अपनी बिल्कुल अलग परसेप्शन और एक अलग इमेज बनाया होता है, जहाँ से वैलिडेशन हाँ, के चक्कर में जी। कि हम ऐसे कर लेंगे, हमें यहाँ से लाइक्स आ जाएंगे, यहाँ से एंगेजमेंट आ जाएगी, वो वर्जन नहीं होते और मैं घर तो पे। कहूँगी कि बच्चियों को अगर बाप वैलिडेट करता है, हाँ। बच्चियों को अगर बाप वैलिडेशन देते हैं, बाप और बच्चियों की अगर खूबसूरत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है, तो बच्चियों को बाहर कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। मतलब इसलिए मैं पेरेंट्स पे बहुत जिम्मेदारी डालती हूँ। मेरे पेरेंट्स इस बात में मेरे साथ करते हैं एहतजाज करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब मैं बच्चों के साथ हूँ, मैं इस पूरी जनरेशन के साथ हूँ कि वालिदैन करें उनके लिए, पैदा उन्होंने किया तो उनकी जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी है। राइट। अच्छा, हमने थोड़ा सा ना पिछले पास्ट कपल ऑफ ईयर्स में एक ट्रेंड देखा है ब्रेन ड्रेन वाला, कि बहुत अच्छा टैलेंट, उसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई होती है, जब गिविंग बैक टू सोसाइटी, जब कंट्रीब्यूशन की बात होती है, उनका दिल करता है हमारा वीज़ा लग जाए, हम बाहर चले जाएँ, बाहर जाके फैमिली बनाएं। यहाँ क्या है, यहाँ ना वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये देखा गया है, पाकिस्तान से जो परसेंटेज बाहर गई है इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, वो पिछले पूरे इतने सालों में नहीं गई थी। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? क्या यहाँ पे उस तरीके से नहीं? एंड आई थिंक दैट इज़ सॉर्ट ऑफ ट्रू। आप इतना करने के बाद भी जब पहली ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, जहाँ पे लिटरली आपको फील कराया जाता है कि ना आपको कुछ आता है ना कुछ स्किल्स है, तो क्या ये स्किल्स का मसला जेन्युइनली है, या फिर बाहर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एक्चुअली ज़्यादा है? 3 चीज़ें हैं इसमें। पहले तो सबसे पहले तो मैं वही बात है, मैं बहुत बड़ी इसकी एडवोकेट हूँ कि हमारे नौजवानों को बाहर जाना चाहिए। ठीक है, मैं तो इसकी बहुत बड़ी एडवोकेट। परमानेंटली? मतलब उनकी मर्ज़ी है, परमानेंटली जाएँ या कुछ अरसे के लिए जाएँ, लेकिन मैं उनके बाहर जाने के हक़ में हूँ। ओके। मैं इसको इस एंगल से देखती हूँ कि देखें हमारे पास जैसे आपने बात शुरू की थी, बहुत बड़ा बल्ज है, यूथ का बल्ज है, हम ऑरेंज कंट्री हैं, और ज़ाहिर है हम एक गरीब मुल्क हैं और हमारे पास रिसोर्सेज कम है, और फिर हमने रिसोर्सेज को मैनेज भी अच्छा नहीं किया, और फिर हमने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट भी ठीक और पॉपुलेशन भी जिस तरीके से हो रही है, पॉपुलेशन भी उसमें अगर हमारे लोग बाहर चले जाते हैं, नौजवान बाहर चले जाते हैं और जाके सेट होते हैं, 3 चीज़ें होंगी। नंबर 1, वो पाकिस्तान के एडवोकेट बाहर बनेंगे। आप अगर इंडिया को देखें, हर एक बड़ी कंपनी के अंदर एक इंडियन बैठा हुआ है, यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडिया बन गया है हर जगह। तो मतलब वो अब कहीं ना कहीं वो इंडिया को रिटर्न करते हैं। कॉमनवेल्थ का डिप्टी सेक्रेटरी वो इंडियन बन गया है, तो वो इंडिया को रिटर्न करता है। तो एक तो मुझे ये लगता है कि ये पहले हमेशा हमारी लेबर क्लास जाती थी बाहर, और वो कभी भी बाहर की दुनिया में वो स्पेस नहीं बना पाती थी। ये लोग पढ़े लिखे जिनको हम ब्रेन ड्रेन कह रहे हैं, ये जब जाएंगे तो ये अपनी स्पेस बनाएंगे, और ये काफ़ी अच्छी स्पेसिस पे जाएंगे, और ये वहाँ पे एक नंबर 1 ये पाकिस्तान के एडवोकेट होंगे। नंबर 2, पैसा कमा के बाहर पीछे माँ बाप हैं, कहीं ना कहीं भेजेंगे, हमें तो डॉलर्स चाहिए तो वो भी आएंगे हमारे पास। नंबर 3 ये होगा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये वो बच्चे अगर पाकिस्तान में रहेंगे तो इनके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत दिन ब दिन कम होएगी। जब ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो दिन ब दिन इनकी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए बढ़ती जाएगी, कदर आएगी थोड़ी। हाँ, तो ये 3 पॉइंट्स की वजह से मैं इसके बहुत बड़े हक़ में हूँ कि ये लोग जाएँ। और वहाँ पे मतलब देखिए, बात ये होती है कि साथ, ये वही है, जॉइंट फैमिली में बच्चे को साथ रख लो, आप बहू को साथ रख लो, और रोज़ शाम को लड़ाई करो। उसके बजाय अगर कहीं साथ वाली जगह पे भेज दो उनको, और वो वीकेंड पे आके आपके साथ अच्छा खाना खाएं। मुझे ये लगता है यहाँ रख के हम खुद भी मुसीबत में पड़ेंगे। वो आप मतलब कहेंगे हमें नौकरियाँ दें, हमें काम दें, हमें मतलब हम कुछ अच्छी ज़िंदगी दें, और हम उनसे कहेंगे कि तुम लोग कुछ करो। तो वो मुझे लगता है ये जो हम कॉन्फ्लिक्ट बनाएंगे, मेरा ये ख्याल है, मतलब गलत हो सकता है मेरा ख्याल, बट मैं इस तरह सोचती हूँ, और मैं इसके बहुत हक़ में हूँ कि ये लोग जाएं। ठीक है, अदरवाइज यस, हाँ, अदरवाइज देखिए, दूसरी बात है, आइडियल सिचुएशन तो यही है ना कि हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वो सारी हों कि वो जाने की नौबत ही ना आए। उसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी डेकेड्स लगेंगे कि हम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे उस तरह की क्रिएट करें। आपने बात की, देखें हमारे पास इस वक्त जो कोहोट हैं 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, ये जो कोहोट हैं इसके अंदर हम अगर 24 से ऊपर वाले चले जाएं तो हम बाकियों को मैनेज कर लें, ही तो बड़ी बात है। क्योंकि हम देखिए, नौकरियां हम नहीं दे सकते, सच्ची बात है, स्टार्टअप्स हम की बहुत बात करते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बात करते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत वो वाला अभी भी इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं है। ट्रू, हाँ, इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या बचता है? यही बचता है ना कि जहाँ उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जाके लें। लेकिन मैं उनको ये ज़रूर कहती हूँ कि हमें याद रखें, मुल्क को याद रखें, और वो फिर अच्छे वाले एडवोकेट बन जाए, जो जैसे आपने शुरू में कहा, ये नहीं कि रिजेंटमेंट लेके जा रही हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहिए। बहुत सारे बाहर भी अनासर ऐसे बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है, जो साख है, उसको डैमेज करें। तो हम ये नहीं चाहते कि एटलीस्ट हमारे अपने लोग उसमें और कंट्रीब्यूट करें, वो जलती हुई आग में और तेल डालने का काम करें। तो वो आपको करने की ज़रूरत है। गुड पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एंड एन इमेज टू शो टू द वर्ल्ड दैट वी आर अ प्रोडक्टिव कंट्री। मेरी थोड़ी सी इसमें फ़र्क है ओपिनियन, आई डोंट नो। I think that's the beauty of having a dialogue. हाँ,
और अब एक दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट पुलिंग डाउन ईच अदर, जिस तरह से सोशल मीडिया पे होता है। डेफिनेटली आइडियल सिचुएशन तो यही है ना कि उनके पास यहाँ अपॉर्चुनिटी हो। नहीं, बट आई टोटली एग्री विद यू ऑन सर्टेन थिंग्स। वो है, अब एक रैशनल अगर इंसान ने अपनी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो उसको पता है बाहर उसके बच्चे को फ्री एजुकेशन अच्छी वाली मिलेगी। यहाँ पे तो वो नहीं है, देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी। आप अगर ज़्यादा पैसे लीड में डालोगे, प्राइवेट की तरफ जाओगे तो यू कैन गेट दैट, बट ऑब्वियसली वो लेवल ऑफ एजुकेशन फिर भी नहीं। सो येस, रैशनैलिटी के बेसिस पे तो उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वी कैन नॉट डिनाई दैट। ऑनेस्टली जब इंडियंस को देखती हूँ जिस तरह से वो दुनिया में छाए हुए हैं, और वो मतलब वो आए थे 100 साल पहले तो आज इतनी बेहतर पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। वही है, मुझे लगता है वो अच्छे टाइम पे चले गए थे और अच्छी जगहों पे सेट हो गए थे, वो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी। तो यही ज़रूरी होता है कि आप पहले से वो कर लें। अच्छा, आपने क्लाइमेट के ऊपर भी बहुत बात की है, वी ट्राई टू वर्क ऑन दैट एज वेल, क्लाइमेट एडवोकेसी, देन जस्टिस, और देन उन लोगों तक मदद इमदाद पहुंचाना एक डिग्निफाइड तरीके से। आप कोई भीख नहीं दे रहे हो, और यही पाकिस्तान का स्टांस था इस कॉप पे जब वो डोनेशन की बात भी हो रही थी कि इट शुड नॉट सीम लाइक अ चैरिटी। ये तो वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग फॉर एवरीवन। वुड यू प्लीज़ हाईलाइट अ बिट ऑन दैट एज वेल? डेफिनेटली क्लाइमेट पे बात किए बगैर मरियम हमारी बात मुकम्मल नहीं हो होती, सकती। और इस वक्त ज़ाहिर है सबसे बड़ा थ्रेट दुनिया को है, और हम भी ज़ाहिर है चूँकि नौजवानों के साथ काम कर रहे हैं तो हमारी भी कोशिश होती है। हम ज़्यादातर क्लाइमेट एजुकेशन की बात करते हैं क्योंकि हमारी उस तरह की एक्सपर्टी नहीं है कि हम इसके हमारे साथ कुछ लोग हैं, जैसे हमारी एक बंदी PhD स्कॉलर है इन्वायरमेंटल साइंसेज में, तो वो बहुत लीड लेती है, और डेफिनेटली कॉप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, यूथ को लेके जाते हैं। इनफैक्ट हमारे जो यूथ हमारी कोलीग्स हैं वो यंगो के भी मेंबर हैं, और जो बात आपने की है वो बिल्कुल की है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है हमारा राइट है, ये कुछ चैरिटी नहीं है या कोई ये एहसान नहीं है, ये हमारा राइट है। और अगर ग्लोबल नॉर्थ जो है वो ग्लोबल साउथ को देता है तो मेरा ख्याल है अपना गिल्ट दूर करता है, क्योंकि कंट्रीब्यूटर्स तो मेजर वही है, और उनको और ज़्यादा करनी चाहिए। और मैं तो इसमें कहती हूँ कि हमें इस तरह की फंडिंग खुल के मांगनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि दें। वही बात है कि बेनिफिट भी आपको मिल रहा है और कंट्रीब्यूटर भी आप हो। हम जैसे लोग तो उस तरह से कंट्रीब्यूटर नहीं है। देखिए, आप कंट्रीब्यूटर हैं या नहीं है, लेकिन मुतासरीन ज़्यादा बड़े हम हैं, वल्नरेबल हम हैं, वल्नरेबल हम हैं। इसलिए अपने लेवल पे जो जैसे हमारे यहाँ लोग हैं, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं करती हूँ क्लाइमेट को लेके कि हमारे यहाँ सदियों से हम रिसाइकलिंग इतनी अच्छी करते हैं। अब ये चीज़ें जब हमें कोई बाहर जाके बताता है तो मैं तो हंसती हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने अपने गांव में इर्द गिर्द देखा, औरतें थी कपड़े पहनती थी, जब एक तो खैर कपड़ों का इस्तेमाल बड़ा अच्छा होता था, बहुत पहनती थी। उसके बाद जब बहुत पुराने हो जाते थे तो उन्हीं कपड़ों से वो बेडशीटें बना लेती थी। अच्छा, मुझे लगता है जब बेडशीटें भी काफ़ी इस्तेमाल हो जाती थी तो वो फिर तकियों के एक ऊपर कवर होता है, एक नीचे कवर बना लेती थी उसके अंदर। अच्छा, अब जब उसके बाद भी उसके हालात बुरे हो जाते थे तो उसको छोटा छोटा काट के उसकी रुई बना लेते थे। ये चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। और आज जब हम बात करते हैं या आज हम बात करते हैं ये फास्ट फैशन की, तो मुझे लगता है कि हमारी औरतें तो इतनी समझदार होती थी, वो एक चीज़ से दूसरी से तीसरी से चौथी, मतलब वो सारा कुछ घरों में करती थी। और ये नहीं होता था कि अच्छा ये हम कोई स्पेशल काम कर रहे होते थे, मतलब ये एक प्रैक्टिस होती थी। तो मुझे लगता है हम अपनी उन प्रैक्टिसेस को ही, जैसे घड़े में पानी पीना, मतलब अगर हम अपनी वो प्रैक्टिसेस जो हम फैशन के नाम पे छोड़ चुके हैं, हम उन्हीं को वापस ले आएँ और उन्हीं पे हम कायम रहें, तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मतलब अब साफ़ पानी का मसला है या हमें और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो हमारे सबके रेमेडीज हैं हमारे पास। हम वो जितना नेचर के करीब हो के चीज़ें कर रहे थे वो चीज़ें चल ही रही थी। जैसे आपने कहा रिसाइकलिंग वाली चीज़ बहुत खूबसूरत, बट अलमिया ये है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया से रिसाइकलिंग के नाम पे ट्रक्स और कंटेनर्स आते हैं जो हमने अपने मुल्क में डंप करने होते हैं। हम उस पर खुश हो जाते हैं कि हमारी संडे मार्केट्स चल जाएंगी, उनके सेकंड हैंड यूज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी हमारे लोगों की लॉटरी भी लग जाती है, बट देन अगेन वी हैव टू डंप इट ऑल, देन इट्स आवर ओशन गेटिंग। और फिर अब एक्वेटिक मेरीन लाइफ के ऊपर जितनी बात हो रही है, तो ये इट्स कंप्लीट, बट आई वुड वांट एवरीवन टू प्लीज़ रीड अप ऑन इट। आप खुद से करें, ये वो नहीं कर रही, मैं वो नहीं कर रही, खुद से अगर आपको थोड़ी सी भी चीज़ क्यूरियस कर रही है तो प्लीज़ रीड अप ऑन दैट। बहुत इजी, बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आपने कहा लोग करते ही आ रहे हैं, वही अगर करना शुरू करें तो छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन भी एक बहुत मेजर रोल अदा कर सकते हैं। हमारा मेन मसला ये होता है ना, अच्छा हमें क्यों कह रहे हो, उसने किया है। मैं इतना सिंपल, जैसे गाड़ी गुजर रही है तो एक वो कि हैं इसकी गाड़ी को क्यों नहीं रोका, उसकी भी तो नंबर प्लेट ऐसी थी, मुझे क्यों। सो आई थिंक ये मेंटालिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। छोड़ दे वो क्या करे, ये क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इदारे क्या कर रहे हैं,
अपनी अकाउंटेबिलिटी, हाँ। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई थिंक वी कुड सी अ चेंज इन द हाँ। फ्यूचर एज वेल. थोड़ा सा लाइटर मोड पे आएंगे. बहुत अच्छी अच्छी बातों में लाइटर कॉन्वर्सेशन तो हुई है, बट देन अगेन लेट्स डिग डीपर इनटू हु यू आर एज अ पर्सन. जब ये सारी टेंशन्स और प्रॉब्लम्स नहीं होती तो अपना ईजी डे कैसे गुजारती हैं? इसी डे मैं टीवी देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम गुजारती हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है. बहनों को मिलती हूँ, बहनों Okay. से गॉसिप करती हूँ. मतलब बहुत मज़ा आता है जब बहुत लंबा टाइम गुजर जाता है तो फिर हम बहनें इकट्ठी बैठती हैं, फिर दुनिया जहाँ की गॉसिप करनी होती है वो करते हैं. तो मतलब मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता वो है. ज़रूर है. चाय कॉफ़ी? मैं चाय, फेवरेट खाना, कंफर्ट फूड? दाल चावल. दाल चावल. आई थिंक उसका एक अपना वो है. एक ऐसा स्किल जो आपको लगता है हर बच्चे को सीखना ज़रूरी है? मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए हर किसी की. आई थिंक बहुत बड़ा गैप आता है. लोगों के पास आइडियाज़ बहुत होते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस कर पाते हैं. नहीं कर सकते. एक ऐसी आदत जिसने आपकी ज़िंदगी बदली? मुझे लगता है कि मेरा ज़िद्दी होना. समटाइम्स स्टबर्ननेस कैन बी गुड. मैं इसको रेजिलियंस और रेजिस्टेंस कहती हूँ. हाँ. कि मतलब आप जब आप ज़िद्दी होते हो तो फिर आप रेजिस्टेंस पे भी आ जाते हो, रेजिलियंस भी होते हो, तो फिर आपकी चीज़ें होती हैं. मैं शायद इतनी ज़िद्दी ना होती तो मतलब बहुत सी वो चीज़ें ना हो रहा होता. राइट. अगर एक लफ्ज़ में पाकिस्तानी यूथ को डिस्क्राइब करें, एक लफ्ज़, वैसे तो आपके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए, तो व्हाट वुड यू से? एनर्जेटिक. एनर्जेटिक. कोई ऐसी बुक या मूवी जो आप रेकमेंड करना चाहें देखने वालों को, सुनने वालों को? बुक्स तो मैं पढ़ती नहीं हूँ ज़्यादा. मूवीज़ में मुझे लगता है कि इस वक्त नहीं आ रही दिमाग में कुछ. नहीं आ रही. लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अच्छे शोज़ आते हैं ना जो वो देखने चाहिए. हमारे यहाँ जो जैसे ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कि जो इस तरह की हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्रीज या शोज़ आते हैं जो बायोग्राफीज़ होती हैं, मुझे लगता है वो देखनी चाहिए. वो अच्छा, बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है आपको inspiration उनसे मिलती है, कि exactly. कैसे उन्होंने क्या ज़िंदगी. और एक चीज़ जो आपको कॉमन मिलेगी वो हार्डशिप्स और चैलेंजेस हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं. जो उस हाँ. पोजीशन तक गए हैं उनके लिए कोई आसान ये बिल्कुल राइड नहीं नहीं है. थी. हाँ. सो सबके अपने चैलेंजेस, अपनी स्ट्रगल्स. और कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि सोना वो मुझे वो नाम भूल गया उसका, लेकिन जो ये बंदा जिसने रोलेक्स बनाई थी उसकी जो डॉक्यूमेंट्री है, मुझे मतलब मैं काफ़ी दफ़ा देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें देखनी चाहिए, आपके लिए अच्छा होता है. हाँ. On this note, we'd like to say thank you so much. It was lovely having you for this conversation. Anything in the end that you'd like to say to the public? नहीं, थैंक यू वेरी मच. हमने बहुत चीज़ें कवर कर ली हैं, right? हाँ, This is thank it you. from this episode. Inshallah, we'll see you next week. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.